नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 6 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 का अध्याय 6 पढ़ेंगे। अध्याय 4, 5 कल पढ़ लिए थे, आज अध्याय 6 करेंगे। अगर आप लोग मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे, पुराना अध्याय का 1, 2, 3, 4, 5 तक का अध्याय हम कर चुके हैं, छठा अध्याय आज करने जा रहे हैं, तो उसे आप तुरंत कर लें। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम करते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या दिया गया है? विशेष प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण। किसी विशेष प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा आपको जमीन को अधिग्रहण किया जा सकता है। धारा 53 में दिया हुआ है। धारा किसमें? 53 में। क्या कहता है धारा 53? एक बार देखते हैं। धारा 53 के अनुसार निम्नलिखित परियोजना उद्देश्य के लिए भूस्वामी रैयत से भू जोत का अर्जन कर सकता है। बोलता है कि विशेष प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूजोत का जमीन का अर्जन लिया जा सकता है। तो कौन कौन के लिए? शैक्षणिक, धार्मिक अथवा दाम्पत्य कार्यों के लिए लिया जा सकता है। स्कूल कॉलेज वगैरह बनाना हो, और कोई धार्मिक कार्यों के लिए अगर कुछ बनाना हो तो ले सकता है। खनन कार्य के लिए CCL BCCL जो जमीन ले रहा है खनन के लिए, उसके लिए ले सकता है। सिंचाई सुविधा के लिए कुछ डैम वगैरह बनाना हो तो। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए ले सकता है। सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए ले सकता है। नेक्स्ट है, और ग्राम अथवा भूस्वामी के हितों के संवर्धन के लिए, राष्ट्रीय नीति को क्रियान्वित करने के लिए कोई राज्य केंद्रीय नीति बनाया गया है, उसके तहत कुछ नीति बना है, उसके लिए ले सकता है। नेक्स्ट है, जमींदार द्वारा भू अर्जन। क्या बोलता है? जो जमींदार द्वारा भू अर्जन भूमि जो लिया जाएगा वो उपायुक्त के अनुमति से किया जा सकता है। अतः भू अर्जन के लिए जमींदार द्वारा उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन देना आवश्यक होगा। यानी जमीन को अधिग्रहण करने के लिए उपायुक्त के पास आवेदन देना आवश्यक होगा, तथा उपायुक्त अपने विवेक से अथवा ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत अथवा रैयत के आवेदन पर भू अर्जन की अनुमति दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? उपायुक्त भू अर्जन के लिए क्षतिपूर्ति का भी निर्धारण कर सकता है, तथा क्षतिपूर्ति की राशि उपायुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किसी का अगर जमीन को अर्जन किया जाता है, भूमि ले लिया जाता है, भूमि अधिग्रहण किया जाता है, तो उसे उसके लिए पैसा दिया जाएगा, और इसका निर्धारण कौन करेगा? उपायुक्त द्वारा किया जाएगा, कितना उसको पैसा दिया जाएगा जमीन का। नेक्स्ट है, यदि भू अर्जन के 5 वर्षों के अंदर अगर किसी को जमीन आप भू अर्जन किए हैं, लिए हैं, अधिग्रहण किए हैं, तो 5 वर्षों के अंदर भूमि का उपयोग जमींदार द्वारा उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता हो, तो उसके आधार पर भूमि का अर्जन किया गया है तो उपायुक्त भूमि के प्रत्यार्पण भूमि की वापसी का आदेश दे सकता है। यानी कि आप जिस जमीन को लिए हैं, अधिग्रहण के लिए हैं, जिस काम के लिए, उस काम को अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको जमीन को उपायुक्त द्वारा क्या कर दिया जाएगा? भूमि वापसी कर दिया जाएगा, रैयत को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या? यदि प्रत्यार्पण के क्रम में कोई व्यक्ति भूमि वापस नहीं लेता हो अथवा प्रत्यार्पण प्राप्त करने वाला अथवा उसका वैध उत्तराधिकारी विद्वान ना हो, तो इस प्रकार की भूमि का बंदोबस्त उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि के बंदोबस्त के अनुरूप किया जाएगा। यानी क्या बोल रहा है? अगर जमीन आप कहीं प्रत्यार्पण कर दिए, जमा कर दिए हैं, तो वापस, और उसके बाद आप उससे वापस नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा? प्रत्यार्पण करने वाला का अथवा उसका वैध उत्तराधिकारी, तो उसका कब नहीं लेगा? जब उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं, कोई बेटा नहीं होगा जमीन रखने वाला, तो क्या करेगा उपायुक्त? वैसा जमीन जो खाली जमीन हो गया, तो वैसा जमीन को उपायुक्त क्या करेगा? बंदोबस्त कर देगा। और किस तरह करेगा? जिस तरह बंजर भूमि का बंदोबस्त करता है उसी तरह जमीन का भी बंदोबस्त कर देगा। नेक्स्ट है अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या है? न्यायिक प्रक्रिया। धारा 54 से लेकर धारा 63 तक दिया हुआ है। अध्याय 7 क्या है? न्यायिक प्रक्रिया। और CNT एक्ट में देखेंगे, CNT एक्ट में न्यायिक प्रक्रिया जो है किसमें है? अध्याय 16 में है। अध्याय 16 में है CNT एक्ट के तहत न्यायिक प्रक्रिया। आगे देखते हैं। धारा 54 क्या बोलता है? इस धारा के लागू करने के लिए प्रक्रिया संबंधी नियम राज्य सरकार द्वारा राज्य गजट राजपत्र में प्रकाशित करेगा। यानी कि इस प्रक्रिया के जो संबंधित जो कानून है उस नियम को लागू करने के लिए राज्य सरकार क्या करेगा? अपना गजट में प्रकाशित करेगा। नेक्स्ट, धारा 55 क्या बोलता है? लगान वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध उत्तरोत्तर मुकदमे।
क्या होगा, लगान वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध अब मुकदमा कर सकता है। जो रैयत लगान नहीं देगा उसके खिलाफ अब केस कर सकता है। क्या है, इस धारा के अनुसार यदि जमींदार द्वारा किसी रैयत के विरुद्ध लगान वसूली के लिए वाद यानी केस दायर किया गया हो तो उसके विरुद्ध 6 माह के अंदर कोई दूसरा वाद दायर नहीं किया जाएगा। यानी कोई रैयत है, अपना लगान नहीं दिया गया है, उसके खिलाफ केस कर दिया, कौन, जमींदार केस कर देगा, भूस्वामी, तो दोबारा फिर 6 महीने के अंदर उस पर कोई केस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे पर देखते हैं, धारा 56 क्या बोलता है। धारा बेदखली यानी निष्कासन, बिना उपायुक्त के आदेश से किसी भी रैयत को उसके कृषि जोत से बेदखल नहीं किया जाएगा। बोलता है किसी भी रैयत को उसका भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है, किसके आदेश से, उपायुक्त के आदेश के बिना। नेक्स्ट, यदि किसी रैयत को उसके संपूर्ण जोत से बेदखल कर दिया गया हो तो उपायुक्त अपने विवेक से उसके निवास स्थान को बेदखल न करने का आदेश दे सकता है और इसके लिए उपायुक्त लगान का निर्धारण कर सकता है। क्या बोल रहा है, अगर किसी रैयत को बेदखल कर दिया गया उसके संपूर्ण जमीन जायदाद से, तो जो उपायुक्त है वो अपने स्वयं विवेक से क्या करेगा, उसका घर को खाली छोड़ देगा, ठीक है, और उसके लिए वो लगान निर्धारित कर देगा, कितना कम से कम लगान दो। नेक्स्ट है धारा 57, निर्णय के विरुद्ध अपील। अब निर्णय के विरुद्ध कहाँ कहाँ अपील आप कर सकते हैं, छोटा कर देते हैं इसको। देखिए पहला निर्णय के विरुद्ध कहाँ, पहले जाइएगा, आप किसी को जमीन झमेला, किसी से लड़ाई जमीन के बारे में, 2 आदमी के बीच जमीन की लड़ाई है, तो पहला केस कहाँ होगा, डिप्टी कलेक्टर के पास होगा। डिप्टी कलेक्टर के पास अगर निर्णय दिया आप संतुष्ट हैं तो कहाँ जाइएगा, अनुमंडलाधिकारी यानी कि एसडीओ पास जाइएगा। एसडीओ भी से आप संतुष्ट नहीं हैं तो कहाँ जाइएगा, उपायुक्त के पास जाइएगा। अगर उपायुक्त से भी संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जाइएगा, आयुक्त के पास जाइएगा यानी कमिश्नर के पास। अगर इससे भी संतुष्ट नहीं है तो सिविल कोर्ट में जाइएगा यानी अपीलीय न्यायाधिकरण में जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 क्या बोलता है, धारा 58 देखते हैं अब हम लोग। द्वितीय अपील की अनुमति, क्या बोलता है, द्वितीय अपील की अनुमति क्या है, किसी भी अपीलीय मामले के विरुद्ध उच्च अधिकारी के समक्ष किया गया अपील द्वितीय अपील कहलाएगा तथा इस अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील का प्रावधान किया गया है। धारा 58 के तहत द्वितीय अपील का प्रावधान किया गया है। अब द्वितीय अपील किसे कहेंगे, और फिर इसको दिखाते हैं आप लोग को। पहला, उपसमाहर्ता पास यानी किसके पास, सीओ पास। पहला कोई केस करता है, जमीन का विवाद होता है तो सबसे पहले केस कहाँ होता है, सीओ पास होता है। सीओ के पास कहाँ जाइएगा, संतुष्ट नहीं है तो एसडीओ पास जाइएगा, ठीक है, एसडीओ हो जाएगा प्रथम अपील। अब एसडीओ के पास जैसे उपायुक्त के पास जाएगा तो ये द्वितीय अपील हो जाएगा। उपायुक्त के पास से आयुक्त के पास जाएगा, कमिश्नर के पास, ये भी द्वितीय अपील कहलाएगा। इससे भी सिविल कोर्ट में जाएगा, ये भी द्वितीय अपील कहलाएगा। अब सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगा तो इसका कुछ अभी तक नाम नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पुनरीक्षण। आयुक्त अथवा उपायुक्त संप्रेषण से अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया किसी मुकदमे का आलेख प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, पुनर्विलोकन, रिव्यू करने का। आयुक्त किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है जो उसने स्वयं या उसके पूर्व अधिकारी ने इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारियों को प्रयोग में दिए गए, यानी कि कोई ऐसा जो अधिकारी है पहले अपना निर्णय दिया हो, जो अधिकारी निर्णय दे रहा है वो अपना ही केस को पुनर्विलोकन कर सकता है, अपना आदेश को बदल सकता है। नेक्स्ट 61 क्या बोलता है, उपायुक्त द्वारा दिया गया आदेश अपील करने पर अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अनियमितता के कारण परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब तक इस अनियमितता विषमता के कारण न्याय की हानि न हुई हो। आगे बढ़ते हैं, उपायुक्त एवं उपसमाहर्ता पर नियंत्रण क्या है, धारा 62 में क्या बोलता है, उपायुक्त एवं उपसमाहर्ता पर नियंत्रण दिया गया है। कैसे कैसे नियंत्रण कौन करेगा तो देखते हैं। उपसमाहर्ता, अपर समाहर्ता, अनुमंडलाधिकारी पर नियंत्रण कौन करेगा तो उपायुक्त द्वारा करेगा, डीसी के द्वारा नियंत्रण किया जाएगा। डीसी किसका नियंत्रण करेगा, उपसमाहर्ता, अपर समाहर्ता और अनुमंडलाधिकारी का नियंत्रण कौन करेगा,
तो डीसी करेगा। और डीसी का नियंत्रण कौन करेगा? तो आयुक्त करेगा। आयुक्त कहाँ होता है? परमंडल में होता है। 5 परमंडल है ना झारखंड में, तो उसी छोटे नागपुर का परमंडल कौन है? हजारीबाग में है, तो हजारीबाग आयुक्त करेगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। 63 में बोलते हैं मुकदमे पर रोक। क्या बोलता है? मुकदमे पर रोक। इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को परिवर्तित करने के लिए कोई भी न्यायालय वाद दायर नहीं करेगा। यानी बोलता है इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को परिवर्तित करने के लिए कोई भी न्यायालय वाद ग्रहण नहीं करेगा। जो यानी कि कोई भी निर्णय डीसी द्वारा दे दिया गया है तो डीसी के खिलाफ कोई भी वाद यानी कोई भी केस, कोई निर्णय, कोई भी केस कोई अदालत में नहीं लेगा। इसका सीधा कहना है कि डीसी अगर कोई निर्णय दे दिया गया है तो डीसी के खिलाफ आप कोई दूसरा कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, और जाइएगा तो वो आपका केस को लेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8 क्या बोलता है? परिसीमाएं, लिमिटेशन। धारा 64 से धारा 66 तक क्या दिया है? लिमिटेशन दिया है, परिसीमाएं दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है परिसीमा में? धारा 64 देखते हैं। परिसीमा का समान नियम। इस धारा के अधीन सभी आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा नहीं बना हो तो बाद दायर करने, वाद मतलब केस होने के 1 वर्ष तक आवेदन जमा किया जा सकता है। दूसरा बोलता है धारा 42 के लिए आवेदन में परिसीमा के लिए कोई समय सीमा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। धारा 65 क्या बोलता है? धारा 65 बेदखली के लिए परिसीमा। क्या है बेदखली के लिए परिसीमा? धारा 14 के आधार पर रैयत को बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद की तारीख से 2 वर्षों के भीतर किया जाएगा। यानी रैयत की बेदखली के लिए आवेदन पर निर्णय 2 वर्षों के अंदर करना अनिवार्य होगा। यानी बोलता है रैयत की बेदखली, किसी रैयत की बेदखली कर दिए तो उसके आवेदन पर निर्णय 2 वर्षों के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 65A। 65A का होता है यदि राज्य सरकार प्रत्यक्ष रूप से एक भूमि का मालिक है तो मामले का निर्णय 10 वर्षों के अंदर किया जाएगा। ठीक है। अपील के लिए समय सीमा दिया है। 66 में क्या है? समय सीमा। क्या अपील के लिए समय सीमा है? देखते हैं। एसडीओ, उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता और उपायुक्त यानी कि डीसी कोई निर्णय दिया है, कोई जजमेंट दिया है तो उसके खिलाफ आप ऊपर जाइएगा तो कितना दिन के अंदर जाइएगा? तो 60 दिन के अंदर आपको ऊपर वाले कोर्ट में जाना होगा। अगर ऊपर वाला कोर्ट, जैसे इसके ऊपर कौन कौन, उपायुक्त से ऊपर कौन हो जाएगा? आयुक्त हो जाएगा। अगर आयुक्त, अपीलीय न्यायाधीश, सिविल कोर्ट अगर कोई जजमेंट देता, निर्णय देता है तो उसके खिलाफ आप कितना दिन में जाइएगा? तो 90 दिन के अंदर आपको अपील में करने जाना होगा। कहाँ जाइएगा? हाई कोर्ट जाइएगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले जाइएगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाइएगा। अध्याय 9 में देखते हैं। अध्याय 9 में क्या कहता है? विविध प्रावधान है अध्याय 9 में। धारा 67 से 72 तक दिया हुआ है अध्याय 9 में। तो क्या है? इसके अंतर्गत दंड का संपूर्ण प्रावधान उल्लेखित किया गया। किसके अंतर्गत? धारा 67 के अंतर्गत दंड का संपूर्ण प्रावधान किया गया है। ठीक है। अर्थदंड का उल्लेख भी है। किसका? अर्थदंड का भी उल्लेख है। धारा 68 क्या बोलता है? धारा 68 के अनुसार जमींदार पर नोटिस की तामीली, जमींदार पर नोटिस की तामीली, जमींदार द्वारा स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा नोटिस पर अमल करना या आज्ञा का पालन करना। ठीक है। 69 में क्या बोला? धारा 69 निम्नलिखित प्रकार के भूमि पर का अर्जन नहीं किया जाए। क्या बोलता है? निम्नलिखित प्रकार के भूमि को अर्जन आने के अधिग्रहण अब नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन सा भूमि का अब अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं? धारा 69 के तहत कौन कौन सा भूमि को अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं? तो पहला देखते हैं क्या बोलता है। धारा 20 के प्रावधानों के उल्लंघन में धारित या अर्जित भूमि। दूसरा, सरकार के लिए अथवा स्थानीय प्राधिकार कार्य के लिए अथवा रेलवे के लिए अर्जित की गई भूमि। रेलवे के लिए जो अर्जित की गई भूमि कब? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन। नेक्स्ट बोलता है ग्राम प्रधान का सरकारी जोत, चारागाह भूमि, शमशान एवं कब्रिस्तान अथवा पूजा स्थल को आप अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। और देखते हैं क्या क्या अधिग्रहण और नहीं कर सकते हैं।
ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत एवं उसके परिवार के सदस्यों अथवा भूस्वामी द्वारा धारित किया गया खाली भूमि को भी अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। धारा 70 में क्या बोलता है? बकाये का वसूली। 71 में देखते हैं, 71 क्या बोलता है? राज्य सरकार द्वारा नियम एवं विनिमय बनाने का अधिकार। राज्य सरकार द्वारा नियम एवं विनिमय बनाने का अधिकार है। क्या बोलता है इसमें? इस धारा के अनुसार राज्य सरकार इस धारा के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य गजट में अधिसूचना जारी कर नियम एवं विनिमय का निर्माण कर सकता है। राज्य सरकार क्या करेगा? नियम एवं विनिमय बनाएगा। कहाँ पे? अपना अधिकार राजपत्र पर जो गजट है उसमें प्रकाशित करके। देखते हैं इसके तहत, अब धारा 71 के तहत अनुसूची ए है। अनुसूची ए में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। अनुसूची ए में क्या है? इस अनुसूची में वैसे विधान, कानून या धारा को सूचीबद्ध किया गया है जो इस धारा के लागू होने के पश्चात समाप्त कर दिया। माने कौन सा धारा लागू होने के नहीं, यानी CNT एक्ट, SPT एक्ट के लागू होने के पश्चात इसके रद्द कर दिया गया। कौन कौन सा धारा कानून को रद्द किया गया है? समाप्त होने वाला कौन सा कानून है देखते हैं। पहला, संथाल परगना बंदोबस्त रेगुलेशन अधिनियम 1872। संथाल परगना का पहला बंदोबस्त जो नियम कानून था वो 1872 ही था। संथाल परगना बंदोबस्त रेगुलेशन 1872 ही था। इसके तहत धारा 27 और 28 को क्या किया गया? रद्द कर दिया गया है। ठीक है। अब संथाल परगना रेंट रेगुलेशन एक्ट 1886, इसके धारा 25 एवं 25A को रद्द कर दिया गया। संथाल परगना सेटलमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 1907 के धारा 3 को रद्द कर दिया गया है। संथाल परगना सेटलमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 1934 के धारा 2 को रद्द कर दिया गया है। अब धारा 72 में क्या बोलता है? धारा 72 में विशिष्ट प्रावधानों का व्यवहित यानी कि मनाही निषेध है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। जय झारखंड। SPT एक्ट आज समाप्त हो गया।